हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 33। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स आप सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ बताने वाला हूँ और जो भी डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न ये बनता है फ्रेंड्स कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलकर के उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि 20 औरत मिलकर के उसे कितने समय में पूरा करेंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग फ्रेंड्स मैन और वोमेन का रेशियो निकालें तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है। सबसे पहले 4 आदमी, ठीक है, 4 मैन, और यहाँ पे देखिए तथा कहा गया इसलिए हम लोग प्लस लिखेंगे। ठीक है, 4 मैन और 6 औरत जो है फ्रेंड्स, यानी कि वुमेन जो मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रही है, तो उस कार्य को 8 दिन में कर रही है। ठीक है, और उसी कार्य को फ्रेंड्स कितने, तो 3 आदमी और कितना, 3 मैन 7 वुमेन मिलकर के उस कार्य को कंप्लीट जो करती हैं वो कितने दिन में, तो वो 10 दिन में करती है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें रेशियो निकल जाएगा मैन और वुमेन का। तो चलिए कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं रेशियो एक एक करके। ठीक है, तो देखिए 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 छक्के 48 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 छक्के 48 ओमेन, इसको करेंगे तो 10 तिहाई 30 मैन और 10 सत्ते 70 ओमेन। ठीक है, मैन को एक तरफ कर लेते हैं, ओमेन को एक तरफ कर लेता हूँ। तो इसको मैं इधर ला देता हूँ, तो 32 में से 30 जाएगा तो 2 मैन बचेगा, और राइट साइड में 70 ओमेन माइनस आपका 48 जो कि ओमेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 मैन अगर बराबर करें तो ये कितना हो जाएगा 50, तो यानी कि 22 ओमेन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि मैन और वुमेन का जब रेशियो निकालेंगे तो 11:1 के अनुपात में निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, या तो आप इसमें कर लो या फिर इसमें कर लो। तो हम पहले वाले में जो भी मान हमारा आया कि मैन और वुमेन का, तो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 गुने 11 कर लेते हैं, यानी कि मैन के लिए 11 दिया गया तो 11 पुट कर लेते हैं, और उसी तरह से 6 वुमेन यानी कि वुमेन के लिए 1, और इस टोटल को गुना कर देंगे 8 से, तो ये हमारा टोटल वर्क निकाल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल वर्क देखिए 11 चौका कितना होगा 44, और ये आपका 6, और गुना में आपके 8, तो कह सकते हैं कि 44 और 6 50 गुने 8, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वर्क हो गया। हमें निकालना क्या है, टाइम। तो कह सकते हैं कि अगर 20 औरत की इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना दिन में वो कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 20 औरत से काम कराना था लास्ट में। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट इसको बस आप कैलकुलेट कर लो, ईजिली इसका राइट आंसर आ जाता है। देखिए 4 दूना आपका कितना हो 8, और 4 पच्चे 20। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कटाएंगे तो 10 बार में ये कटेगा, 10 पच्चे 50, और 10 दूना 20, 10 गुने 2, कह सकते हैं कि 20 औरत उसी कार्य को फ्रेंड्स 20 दिनों में कर सकती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया, तो अब उसके पास बचा कितना होगा 96%। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब कह रहा था शेष का 10% बैंक में जमा कर देता है, यदि उसके पास 8,640 रुपये बचा हुआ हो तो उसकी आय कितनी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। हम मानते हैं फ्रेंड्स उसके पास टोटल 100% है, यानी कि 100 कह सकते हैं कि परसेंट में लेकर चलते हैं 100%, जिसमें से उसने 4% फ्रेंड्स दान में दे दिया। ठीक है, 4% दान में दिया। अब उसके पास बचा कितना होगा 96%। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि 96% था, इसमें से भी शेष का, यानी कि शेष का 10% उसने बैंक में जमा किया। अब उसके पास 90 बटा होगा, 90/10 कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 90/100 ये तो लिख सकते हैं ना कि 10% उसने बैंक में जमा किया तो शेष उसके पास इतना बचा होगा। अब इसकी जो वैल्यू है, यानी कि अब उसके पास इतना है, इतने की वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो 8640 है। ठीक है, यानी कि 8,640 रुपये। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1 0 से 1 0 कटा लेते हैं। अब इसको देखिए 9 9 81, और यहाँ पे 5 बचा तो 9 6 54, 96 से 96 कट गया। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक यूनिट की जो वैल्यू है, यानी कि 1% कह सकते हैं, ये हम लोग परसेंट में लेकर चल रहे थे, तो 1% की वैल्यू जो है वो फ्रेंड्स इतना 100 के बराबर है। तो हमें निकालना था कि उसकी टोटल आय, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए, एक का मतलब 100, तो 100 का मतलब फ्रेंड्स 10,000 रुपये। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, इसी तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ती है, पीछे देती है या फिर पीछा देती है।
पूछा जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हमारे पास निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। हमारे पास समय दिया गया 18 सेकेंड और पहले रेलगाड़ी की चाल दी गई है। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है। तो आपने देखा कि 120 मीटर पीछे होती है, तो ये कह सकते हैं कि 120 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, समय कितना था 18 सेकंड में, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। जब ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती हो तो इन दोनों चालों को, अगर सापेक्ष चाल के बारे में बात करें तो दोनों चालों को हम लोग घटा करके लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो दोनों चालों का अंतर होता है। ठीक है, x माइनस वाई कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ट्रेन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो उस समय हम लोग x प्लस वाई यानी कि दोनों चालों को जोड़ करके लिखते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ट्रेन बोला गया था कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए इन दोनों की चालों को हम अंतर करके लिखेंगे। तो पहले चाल कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। लेकिन फ्रेंड्स दूसरे चाल हमें नहीं पता, तो मान लेता हूँ कि x किलोमीटर प्रति घंटा था। ये सेकंड में दिया गया, मीटर में दिया गया, तो हम चाल को क्या करते हैं कि मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5 बच्चे 18 से हम इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 ऊपर में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ईजिली कटा लेते हैं। देखिए 18 से 18 ये खत्म, अब इसको मैं कटाऊंगा तो 24 पचे 120 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि 60 माइनस एक्स इक्वल टू 24 के बराबर है। तो 60 माइनस 24 इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू, जो कि कितना राइट आंसर आ जाएगा, अगर 24 60 में से घटाते तो 36 बिल्कुल करेक्ट है। कह सकते हैं कि दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास रेशियो दिया गया, ए और बी का रेशियो, सी और डी का रेशियो, इस तरह से दिया गया। हमें पूछना है फ्रेंड्स कि ए और डी का रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन देखिए कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेशियो को लिख लेता हूँ। हमारे पास रेशियो क्या है फ्रेंड्स, ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 3। ठीक है, उसी तरह से क्या है बी अनुपात सी। तो हमें यहाँ पे निकालना है ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी और यहाँ पे देखिए बी का अनुपात यहाँ पे 3 दिया गया, लेकिन यहाँ पे बी का अनुपात 4 है। तो सबसे पहले हमें अनुपात को इक्वल करना होगा। तो अनुपात को इक्वल करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका पता होता है कैसे करते हैं। ए अनुपात बी यानी कि 2 अनुपात 3 लिखेंगे और जस्ट नीचे बी अनुपात सी, यानी कि बी के नीचे बी आप लिखेंगे तो 4 अनुपात 5 कर सकते हैं। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, या तो आप गुना करके लिखो या फिर आप इसको क्रॉस में करके लिख सकते हैं, यानी कि n तरीके से आपको पता है, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको। ठीक है, यानी कि 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, ये आपका ए बी सी का अनुपात निकल गया। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास सी और डी है, तो सी यहाँ पे देखिए 5 था तो यहाँ पे भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा अनुपात 15 गया, तो इसको फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि आप इसमें दोनों में 3 से गुना कर दो। ठीक है, तब दोनों में 3 से गुना करेंगे तो कह सकते हैं कि 15 अनुपात 9 या 27 आपका अनुपात बन जाता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। हमें आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है ए अनुपात डी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए अनुपात डी निकालना है तो हमारे पास ए का अनुपात कितना है आपका 2 है और डी का अनुपात जो कि 27। तो कह सकते हैं कि 28 अनुपात 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप इस अनुपात को सबसे पहले बराबर करेंगे। ठीक है, ताकि ए बी सी डी का जो अनुपात हो वो सभी एक जैसे हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अंकित मूल्य का 80% कौन सा है, तो क्रय मूल्य है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा मार्केट प्राइस था वो 100 है। ठीक है, मान के चलिए कि मार्केट प्राइस 100 है, तो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य जो है वो फ्रेंड्स मार्केट प्राइस का 80% यानी कि 80 हो जाता है। 80% यानी कि 80 होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 12% का एक बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बटा किस पे दिया जाता है, तो बटा जो दिया जाता है फ्रेंड्स, छूट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे अगर हम 12% का छूट देते हैं तो इस वस्तु को कितना बेचेंगे, 88 रुपये में। कह सकते हैं ना कि जब 100 रुपये का था और उस पर मैं 12% का छूट देता हूँ तो क्या कहते हैं कि उस वस्तु को 88 रुपये में बेचेंगे। लेकिन उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 80 रुपये था, लेकिन उसने बेचा कितने में, 88 रुपये में। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स इन दोनों में लाभ उसे कितना हुआ, तो 8 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पे, तो उसने लाभ कितने रुपए पे कमाया होगा फ्रेंड्स, तो हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे कमाया जाता है, तो इतने क्रय मूल्य पे कमाया होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि 80 पे और गुना आपका जो कि 100 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए आप इसको कटा लीजिए, जो कि 10 बार में ये कटेगा, ये आपका 10 बार में। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका 10% प्रॉफिट हो जाता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर में 6 में क्या कह रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसी तरह से डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का जो कि मान कितना होगा, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो मान हमारा कितना आएगा।
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल सा है। हमें इसके लिए एक छोटा सा तरीका अपनाना होगा। हमें यहाँ पे ये यूज़ करना होगा कि प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले का यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर आपका n स्क्वायर रहता है तो इस फॉर्मूले के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 और अपॉन में 6, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से दिया गया, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 10 के स्क्वायर दिएगा, हमें इतना का वैल्यू निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्मूला होता है वो प्रथम प्राकृत संख्या यानी कि स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर 10 के स्क्वायर में से माइनस कर ले फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 4 का स्क्वायर, अगर हम इस तरह से कर लें तो फ्रेंड्स आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 में से टोटल 1 से लेकर के 4 तक घटा लेते हैं तो 5 से लेकर के 10 तक का नहीं निकल जाएगा, काफ़ी इजीली निकल सकता है। तो हमारा फॉर्मूला भी तो इसी बेस पे होता है, क्योंकि प्रथम प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 से लेकर स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए दोनों में हम लोगों ने 1 से कर लिया, बहुत ही सिंपल इसको कर सकते हैं। बस आप फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, यानी कि n इसमें कितना है 10 और n+1 10 और 1 11, यानी 2n+1 तो 2n यानी कि 10 दूना 20 और 21/6 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे 4 गुने 5 और 4 दूना 8 1 9/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप सिंपली कटा लो। तो देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, कैसे कटा करके, तो ये हम क्या करते हैं 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6 और 3 7 21। ठीक है, 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6 3 3 9, फिर इसको 2 से कटाते हैं 2 और इसको 2 से कटाते हैं 5। तो कह सकते हैं इधर कितना बचा 5 गुने 11 गुने 7 और राइट माइनस में आपका कितना हो गया 5 दूना 10 और 10 गुने 3 यानी कि 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ये कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 5 कॉमन ले लो और इजी कर सकते हैं, 11 77 हो गया और माइनस में आपका 6 हो जाएगा। इसका करने से क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, अगर 77 में से 6 को घटाते तो 71 आएगा और 71 में 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 7 5 35, तो 355 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर टोटल को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका 355 आ जाता है। लेकिन आप इस तरह से ऐड ना करके, सभी को डायरेक्ट ऐड ना करके आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर के 7 दिनों तक कार्य करे तो किए तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मनीष जो है फ्रेंड्स उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 21 दिन में खत्म कर सकता है। जो करण है उस कार्य को कितने दिन में, तो वो उस अकेले कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 21 और 28 का एलसीएम कह सकते हैं कि 84, 21 चौका 84 और 28 दिया 84। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के 7 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 4 और 3 7 और 7 को हम 7 दिन से कार्य करा लेते 7 दिनों तक, तो 7 7 49 कार्य इन्होंने खत्म कर लिया। अब आपके पास बचा कितना कार्य है, तो 14 में से 4 9 गया तो 5 और आपके पास यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, यानी कह सकते हैं कि 35 कार्य हमारे पास बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो कुल कार्य हमारा 84 था, बचा हुआ 35, तो कितना बचा हुआ भाग इस तरह से लिख सकते हैं, बचा हुआ भाग। तो भाग का मतलब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 35 जो कितने में से 84 में से, ठीक है यही होगा। अब इसको कटा लेते हैं, तो 7 से कटाते हैं तो हाँ ठीक है 7 से कटाते हैं, तो देखिए 7 5 35 और 12 7 84, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 12 अनुपात जो कि 5:12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 5/12 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इतना ही बचेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल फ्रेंड्स 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो आपको ये बताने कि उस छात्र के घर से विद्यालय की दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इतनी बार कर लिया है, आई होप कि आपको ये तो आप मुंह याद हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को बस एक लाइन में कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया फ्रेंड्स कि आप दोनों चालों का गुना करो, यानी हमारे पास पहला चाल 2.5 किलोमीटर था, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2.5 किलोमीटर
और दूसरा चाल फ्रेंड्स हमारे पास 3 किलोमीटर था। यही क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर 2.5 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वो 6 मिनट पहले पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब दोनों अलग अलग हो, यानी कि 6 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, ये दोनों अलग अलग कंडीशन हो तो आप इन दोनों को ऐड करके लिखोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 10 जो कि ऐड करके 16। ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं, दोनों चालों का अंतर, यानी फ्रेंड्स 2.5 और 3 के बीच का अंतर कितना, एक आधा अंतर है, आधा का मतलब 1/2 ये कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मिनट ये था, तो मिनट को आप घंटा में मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से आप क्या करोगे, भाग करेंगे। क्लियर, यहाँ से देखिए 2 से 2 नीचे से नीचे खत्म हो जाएगा। अब देखिए 15 चौका 60 बिल्कुल करेक्ट। अभी 4 से कटाएंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा, घंटा नहीं 4 किलोमीटर प्रति, क्या कह रहा हूँ, 4 किलोमीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके घर के और स्कूल के बीच की दूरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा दूरी जो है वो डी है, हमें दूरी ही निकालना है कि उसकी दूरी कितनी है। तो मैं मानता हूं कि दूरी जो है वो डी है। ठीक है, अब ये धारा के साथ जाएगा तो 6 और 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से कह रहा है फ्रेंड्स कि धारा के अगर विपरीत जाता है तो यानी कि 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, कितना था, 6 और 2 था ना, तो 6 और में से 2 गए तो 4, ये कह सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फ्रेंड्स 3 घंटा जो कि अधिक लगता है, कौन, तो ये 3 घंटा अधिक लगाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 घंटा अधिक ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल। तो 3 को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, D/4 और इसको राइट साइड में भेज देता हूँ, D-8। ठीक है, यानी कि D/8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका नीचे 8 हो जाएगा एलसीएम, और उसके बाद ये आपका 2D माइनस में D, राइट साइड में आपका D/8 बचेगा। तो ये कह सकते हैं क्रॉस में करेंगे तो 24 = D। जो हमारा D की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 24 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई थी। तो हमें बताना है कि सही औसत क्या है। तो हम सबसे पहले ये कह लेते हैं कि फ्रेंड्स 18 और 31 की जगह पे 82 और 13 लिखा गया था, तो कितना वृद्धि हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि पहले वृद्धि कितना हुआ, संख्या में वृद्धि कितना हुआ। तो देखिए पहले हमारे पास 28 और कितना संख्या होना चाहिए था, 31 संख्या होना चाहिए था, लेकिन इसके जगह पे लिखा कितना गया, 28 के जगह पे 82 लिखा गया और 31 के जगह पे 13 लिख दिया गया। यही इसका वृद्धि हो गया। तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 1 9 और 3 और आपका 2 5, यानी कि 59 इधर कह सकते हैं, और आपका इधर कितना हो गया 5 और 8 1 9। यानी फ्रेंड्स देखिए 59 लिखना था लेकिन उसने 95 लिखा, तो कितना वृद्धि करके लिखा, तो इसको घटा लेते हैं कितना वृद्धि करके लिखा है। तो देखिए इसको वृद्धि यानी कि 5 में से आपका 9 आ जाएगा तो आपका 6, और इधर 8 में से 4 गया तो 3, कह सकते हैं कि 36 की वृद्धि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास पहले तो औसत 30 था, लेकिन औसत में वृद्धि कितनी हुई थी, तो औसत में वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 और अपॉन में 50 के उसको डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाए 72 25 360 होता है, तो कह सकते हैं कि 0.72। ठीक है, 0.72। क्लियर, तो ये देखिए फ्रेंड्स कि कितना वृद्धि हो गया औसत में इतना वृद्धि हो गया। तो हमारे पास जो पहले से औसत 30 था उसमें से हम 0.72 को घटा लेते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि 30 में से 0.72 घटेगा, तो ये कह सकते हैं कि 28 नहीं, हाँ 29 होगा, 29 पॉइंट कितना आएगा आपका 29.28। क्लियर, 29.28 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गए हो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है और किस तरह से इसको करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज दिया गया और हमें यहाँ पे पुट करना है कि कौन सा एग्जैक्ट यहाँ पे पुट होगा। तो सबसे पहले मैं सीरीज को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सीरीज लिख रखा और इसी सीरीज में हमें बताना है कि यहाँ पे क्या पुट होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसको गिन लो कि ये टोटल कितना है। तो गिनोगे तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी फ्रेंड्स इसको आप इक्वली भाग में डिवाइड करो। तो 15 को हम भाग करेंगे तो ये 5 5 के 3 भाग में टूट जाएगा। तो 3 और 2 5, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, 3 और ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पे 3 2 5। ठीक है, यहाँ पे होगा और इस तरह से आपका 3 भागों में मैंने तोड़ लिया। अब इसको कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे किया गया, यानी कि देखिए यहाँ पे डी ई और ई एक साथ आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ई के जस्ट पहले डी आना चाहिए। ठीक है,
यानी सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ट्रिपल डी है तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल डी होगा। क्लियर, यहाँ पे ट्रिपल डी हो रहा था, सब में ट्रिपल डी। अब आप करके देखिए कि सी ट्रिपल डी और ई, सी ट्रिपल डी और ई, सी ट्रिपल डी और ई, यानी कि हमारा जो ये पैटर्न है वो अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या भरा है। पहले डी भरा, उसके बाद सी भरा, और उसके बाद फिर से डी भरे, और उसके बाद लास्ट में फिर से डी, यानी कि सी डी डबल डी, यही हम लोगों ने भरा है। तो ऑप्शंस आप ए देखिए, बिल्कुल करेक्ट तरीके से हमारा मैच हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 52 स्टार 14 बराबर लिखा गया 33, और आपसे पूछा फ्रेंड्स इसी तरह से पैटर्न बनाएगा, और हमसे पूछा ये गया कि 43 स्टार 15 बराबर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस पैटर्न को बताता हूँ कि पैटर्न में क्या किया गया। तो 52 स्टार जो कि 14 का मतलब क्या, 33 लिखा गया, तो कैसे लिखा गया, आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 66, और 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम टू सेम उसी तरह से सारा किया गया, जैसे कि 44 को अगर 8 को जोड़ोगे तो 52, और 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो 26। तो हम डायरेक्ट अब जो पूछा जा रहा है उस पर चलते हैं। जैसे कि 43 और स्टार का मतलब फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ कि ऐड किया गया, तो चलो स्टार और इस 15 लिख लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8 और 5 4 1 जो कि 1 5, 58, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके पास मिसिंग नंबर निकालना है कि कैसे यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर बताता हूँ कि कैसे करना है। तो क्या लिखा गया 19 4 5 और 3, यहाँ पे क्या पैटर्न में दिया गया। देखिए कैसे किया गया, पैटर्न को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 3 15 और इसको ऐड कर लो। ठीक है, 15 और 4 19। ठीक है, उस तरह से देखिए 6 चौका 24 में से 5 अगर जोड़ देंगे तो आपका कितना है 24 और 5 29। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर 3 जोड़ेंगे, यानी कि कितना में जोड़े 3 की आपका 45 हो गए। तो कह सकते हैं कि 7 6 का 42 होता है, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 45। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एम एन ओ पी और क्यू एक रेखा में खड़े हुए हैं। तो चलिए भाई एक यहाँ पे एक रेखा बना लेते हैं। एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लोग। ठीक है, और ये 5 लोग एम एन ओ पी क्यू हैं। आगे क्या कह रहा है कि पी एक अंत में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पी एक अंत में, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि पी यहाँ पे कि यहाँ पे, इस तरह से अभी तो क्लियर नहीं कह सकते हैं। आगे पढ़ के देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि और ओ के दाहिने में तीसरा है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए पी एक अंत में है और ओ के दाहिने से तीसरा है। अगर मैं मानता हूँ पी यहाँ पे रखूंगा तो इसके दाहिने तो होगा नहीं, इस तरह से कर नहीं सकते हैं कि पी अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, अंत में तो बैठाना है, लेकिन पी को यहाँ पे बैठाते हो तो ये ओ के दाहिने कहाँ से होगा, ये तो लेफ्ट में आने लगेगा ना। तो कह सकते हैं कि पी आप यहाँ पे आप बैठा सकते हो। अब पी को यहाँ पर मैंने बैठाया तो क्यू के क्या कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ओ के तीसरे पे, सॉरी ओ के दाहिने से तीसरा है ना, ओ के दाहिने से तीसरा, यानी ओ के दाहिने से तीसरा 1 2 3। तो कह सकते हैं कि ओ यहाँ पे बैठा है, ओ के दाहिने से तीसरा राइट साइड की तरफ 1 2 तीसरा। क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एन जो है वो क्यू के दाहिने में है, एन जो है वो क्यू के दाहिने में है किंतु पी के बाएं है। तो पी के बाएं यानी कि पी के बाएं जस्ट इधर होगा, पी के लेफ्ट में यहाँ पे एन बैठा होगा, और क्यू के दाहिने तरफ, तो क्यू के दाहिने तरफ एन बैठा है। क्लियर, अब आपके पास जबकि 5 लोग बैठे थे तो 4 लोग क्लियर, तो आपके पास एम ही तो बच रहा है, एम को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब क्वेश्चंस में यही पूछा गया था कि बाएं छोर के अंत पर कौन होगा। तो बाएं छोर के अंत पे कौन बैठा है, एम बैठा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एम को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। तो चलिए मैं दक्षिण की ओर मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से नीचे करके मुँह खड़ा हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि अब मैं 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता हूँ। देखिए 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से मुड़ता हूँ 135 डिग्री। अगर यहाँ पर मैं मुड़ा हूँ तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री हुआ, इसके जस्ट 45, इसको और आधा अगर करते हैं तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इस तरह से मैं मुड़ करके यहाँ पे हो जाता हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, यानी कि इधर जब था मुँह करके इसके जस्ट पीछे घूमूंगा तो ये अगर मैं मानता हूँ कि इधर मैं घूम गया, ठीक है, जस्ट इसके पीछे। क्लियर, और आगे क्या कह रहा है कि अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता हूँ। तो दाईं तरफ कहने का मतलब इधर से घुमाऊँ तो राइट साइड मेरा इधर होगा, तो 45 डिग्री में अगर घूमूंगा तो ये इसके जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री दाएं घूम जाता हूँ। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। अब ये कौन सा दिशा हुआ, तो ये आपका वेस्ट है, यानी कि पश्चिम दिशा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 4:30 यानी कि 4:30 बज रहा है। तो उस समय आपसे पूछा रहा है कि घड़ी की सुई की
घंटे वाली और मिनट की सुई के बीच का कोड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया कि कैसे किया जाता है। देखिए 4:30 हो रहा है और मैंने आपको एक फार्मूला दिया था फ्रेंड्स कि क्या बताया था कि आपको करना है कि 11 गुने मिनट, ठीक है, 11 गुने मिनट बटे 2 माइनस में 30 गुने घंटा। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। कैसे करना है, इस फॉर्मूले पर बैठाना है। तो 11 हो गया, मिनट को 2 से डिवाइड करना है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 30 मिनट है, 2 से डिवाइड किया तो 15 हो गया, माइनस 30 गुने घंटा। तो घंटा कितना था 4, इसको कर सकते हैं। तो 11 में 15 से गुना करेंगे तो 165 और 30 चौका 120, कह सकते हैं कि 45 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 4:30 जब बज रहा होगा तो घंटे और मिनट की सुई का जो बीच का कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या कह रहा है, आपके पास एक फिगर दिया गया, आपको बताना है कि इस फिगर को कौन पूरा करेगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया गया, क्लियर, कुछ इस तरह से बनाया गया और इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है इसका जस्ट अपोजिट करके जोड़ा गया, यानी कि पहले से इतना था और जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से करके जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज बनाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ये फिगर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना सारे क्वेश्चंस थे और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक करो या फिर डिसलाइक, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मर्जी से जो मन करे आप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा इस तरह की रोजाना वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।